Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have started microbes in human welfare and covered microbes in household product. And today we will study about how the microorganisms are used in forming the industrial product. मतलब माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम कैसे यूज करते हैं और उनके यूज से हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि ह्यूमन के वेलफेयर के लिए यूज किए जाते हैं, जो ह्यूमंस को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. तो ये है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. तो बेटा अगर हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स को इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज करेंगे तो हमें एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए. क्या चाहिए? लार्ज स्केल प्रोडक्शन. और इस लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हमें लार्ज वेसल्स भी चाहिए. मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंडस्ट्रीज में यूज़ कर रहे हैं, उनसे प्रोडक्ट बनवा रहे हैं. तो प्रोडक्ट बनाएंगे तो लार्ज क्वांटिटी में बनाएंगे और लार्ज क्वांटिटी के लिए हमें क्या चाहिए? लार्ज वेसल. और इन लार्ज वेसल्स को हम क्या कहेंगे? फर्मेंटर. क्या बोलेंगे? फर्मेंटर. कि जब हम लार्ज वेसल्स को यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए, उन लार्ज वेसल्स को कहा जाता है फर्मेंटर. ये जो फर्मेंटर्स हैं ये ऐसे वेसल्स हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, ये पीएच कंट्रोल करते हैं. इनके अंदर कि अगर आपको एरोबिक इन्वायरमेंट चाहिए या एनएरोबिक इन्वायरमेंट चाहिए उसको कंट्रोल करेंगे. ठीक है, तो मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होगी हमारे प्रोडक्ट की उस कंप्लीट रिक्वायरमेंट को ये पूरा करेंगे. स्टेरिलिटी कि दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर पाए. अगर एरोबिक है तो भाई वो प्रॉपरली एजिटेट होना चाहिए. एनएरोबिक है तो भी प्रॉपरली मिक्स होना चाहिए ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे रॉ मटेरियल्स को यूज कर पाए. वाटर इनलेट, वाटर आउटलेट कि अगर टेम्परेचर कम करना है, टेम्परेचर ज़्यादा करना है, ये सारे जो पाइप्स हैं ये उस वेसल के साथ कनेक्टेड होने चाहिए. साथ साथ में हमें प्रोडक्ट को भी चेक करना है कि प्रोडक्ट बन गया नहीं बना. इसके लिए भी एक स्पेसिफिक आउटलेट होता है जहां से हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट को चेक करते हैं. और एक होगा जहां से प्रोडक्ट हमारा निकलेगा. तो ये क्या है? ये एक लार्ज वेसल है जिसको हम कहेंगे फर्मेंटर. यूजुअली स्टील के बने हुए होते हैं. दे हैव अ स्टील बॉडी. तो अब जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंडस्ट्रीज में हमने यूज किया तो इसमें स्पेशल जो एग्जांपल आता है जिससे जो हम एज अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यूज करते हैं वो है बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स. ये क्या है? ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं और इनको बनाने के लिए हमने क्या यूज किया? हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया. बेवरेजेस, ड्रिंक्स हो गई और एंटीबायोटिक्स ये कुछ केमिकल्स हो गए जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने प्रोड्यूस किया और इन्हें हमने लार्ज क्वालिटी में, लार्ज क्वांटिटी में इन्हें हमें प्रोड्यूस किया विद अ गुड क्वालिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द बेवरेजेस. बेवरेजेस के अंदर फॉर एग्जाम्पल बियर, then wine, whiskey, ठीक है, रम, then gin, brandy. ये कुछ एग्जाम्पल हैं बेवरेजेस के जिसको इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है और इनकी फॉर्मेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनके फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है दैट इज ईस्ट. क्या है? ईस्ट. सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी. अब आप कहोगे कि मैम यही ईस्ट तो हमने ब्रेड फॉर्मेशन में भी यूज किया था कि नहीं किया था? इसी ईस्ट को हमने किस में यूज किया था? ब्रेड की फॉर्मेशन में. और इसी ईस्ट को हम लोग इस इंडस्ट्री में भी यूज कर रहे हैं. तो ये तो सेम हो गया. हाँ बेटा ये सेम होगा. बस ब्रेड बनाएंगे तब उसको कहेंगे बेकर्स ईस्ट और जब हम इसमें बियर की फॉर्मेशन करेंगे तो ये कहलाएगा ब्रूअर्स ईस्ट. मतलब बियर या वाइन की फॉर्मेशन होगी तो ब्रूइंग इंडस्ट्री में से हम कहेंगे ब्रूअर्स ईस्ट.
नाउ ये तो हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे रॉ मटेरियल की, कि क्या क्या रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बार्ले ग्रेन्स, होप फ्लावर्स, ठीक है, फिर आपके कुछ सीरियल ग्रेन्स जिनको हम कहेंगे, देन फ्रूट जूसेस, फिर हो गया मोलेसेस। मोलेसेस का मतलब है जो शुगर केन, जब हम उससे जूस निकाल लेते हैं तो जो बचा हुआ जो मटेरियल है दैट इज मोलेसेस, ठीक है। फिर या फिर हम कंप्लीट शुगर केन को भी यूज कर सकते हैं, पोटैटो यूज करते हैं। तो ये रॉ मटेरियल्स हो गए। इन रॉ मटेरियल्स के अंदर शुगर प्रेजेंट है, फर्मेंटेबल शुगर, मतलब जिसको फर्मेंट किया जाए, और ये जो प्रोसेस होगा इसे हम कहेंगे फर्मेंटेशन। क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन। कि इन रॉ मटेरियल्स के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है उस शुगर को ईस्ट यूज करेगी अल्कोहल की फॉर्मेशन में। इस शुगर को ईस्ट यूज करेगी, शुगर को कन्वर्ट करेगी, ठीक है। दैट इज सैक्रिफिकेशन एंड अल्कोहल फॉर्मेशन, और वी कैन कॉल इट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कि शुगर कन्वर्ट होगी, ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद हम उसमें से अल्कोहल की फॉर्मेशन करेंगे। तो शुगर का कन्वर्जन, सैक्रिफिकेशन, ठीक है, अल्कोहल का फॉर्मेशन जो है वो कहलाएगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये जो रॉ मटेरियल है, इन रॉ मटेरियल पे हमारा जो ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ये अटैक करेगा। मतलब सबसे पहले हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल को लिया, इस रॉ मटेरियल के अंदर जो शुगर प्रेजेंट थी उस शुगर के ऊपर ईस्ट ने अटैक किया और इस शुगर को कन्वर्ट कर दिया, लाइक जो चाहे सुक्रोज है या जो भी कोई शुगर प्रेजेंट है, जैसे फ्रूट्स के अंदर है फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, ठीक है, ग्रेप्स के अंदर जैसे ग्लूकोज प्रेजेंट रहती है, तो उस शुगर को कन्वर्ट कर देंगे जैसे पायरुवेट में, देन एसिड एल्डिहाइड, और लास्ट में बन जाएगा इथेनॉल। क्या बना देंगे? इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन। कि भाई शुगर है, इस शुगर के ऊपर ईस्ट ने अटैक किया, इसको कन्वर्ट किया, ग्लूकोज को पायरुवेट में, पायरुवेट को एसिड एल्डिहाइड में, और एसिड एल्डिहाइड से बनाया इथेनॉल। क्या बनाया? इथेनॉल। और इस इथेनॉल को एज ए अल्कोहल यूज किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन। और इसका जो टेस्ट होगा वो डिपेंड करेगा जो हमने रॉ मटेरियल लिया है उसके ऊपर। तो अगर फर्मेंटेशन के बाद उसको मैच्योर कर दिया जाता है, ठीक है, जो भी हमने बेवरेज बनाया है, तो वो हो जाएगा आपका दैट इज बियर एंड वाइन, एंड दे हैव अ वेरी लो अल्कोहलिक कंसंट्रेशन। 5% कुछ बियर में रहती है और 10 to 15% आपकी वाइन के अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन रहती है। मतलब फर्मेंटेशन करने के बाद उसको मैच्योर करवा दिया गया और उसको या फिर तो कई सालों तक भी रखा जाता है, और जितना जो एजिंग जिसकी की जाती है, स्टोर करके रखा जाता है, उतनी ही वो कॉस्टली ड्रिंक होती है। तो इस समय अगर उसको मार्केट में ले जाया जाए, उसमें कोई भी प्रोसेस ना हो, तो वो कहलाएगी नॉन डिस्टिल्ड। क्या कहलाएगी बेटा? नॉन डिस्टिल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो जो बियर है, वाइन है, ये क्या होंगी? नॉन डिस्टिल्ड ड्रिंक होंगी, और इन्हें अब मार्केट में यूज किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इन्हें स्टोर ना किया जाए और इनमें फर्दर प्रोसेस की जाए, मतलब अगर हम इनकी डिस्टिलेशन करते हैं, क्या कर दी हमने? डिस्टिलेशन कर दी, तो वो क्या करेगा? अल्कोहल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा और ये बनाएगा विस्की, दैट इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेबल वाइन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? फर्मेंटेबल वाइन, दैट इज डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेबल वाइन। तो विस्की बना देगा, या फिर जैसे ब्रांडी वगैरह है, इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। कब बनेंगे ये? डिस्टिलेशन के बाद। कब बनेंगे? डिस्टिलेशन के बाद। इन्हें कहा जाता है मैच्योर्ड स्पिरिट। क्या कहा जाता है? मैच्योर्ड स्पिरिट। ये जो ब्रांडी है, इसके अंदर सबसे ज्यादा अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है।
ब्रांडी में अल्कोहल का कंसंट्रेशन 60 to 70% होता है, विस्की के अंदर इट्स अराउंड 50 to 55% अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है, और रम में उसमें थोड़ा सा और कम होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा? आपके ब्रांडी में। अगर फिर अगेन यहाँ पे मैच्योरिंग कर दी हमने, एजिंग कर दी, तो वो बन जाएगा डिस्टिल्ड विस्की एंड ब्रांडी। लेकिन अगर नॉन मैच्योर्ड स्पिरिट है और उसमें अगर फ्लेवर ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? जो नॉन मैच्योर्ड है उसके एग्जाम मतलब फिर हमने क्या कर दी? इसकी फ्लेवरिंग कर दी। फ्लेवरिंग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो उसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका गिन। क्या आ जाएगा? गिन, जो यूरोपियन सीरियल्स को यूज करके बनाया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है किसका? फॉर्मेशन का। लाइक सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, उसकी मैशिंग की, सो दैट जो शुगर है उसको आसानी से जो ईस्ट है यूज कर सके। फिर हमने उसका फर्मेंटेशन कर दिया। फर्मेंटेशन के बाद अगर उसको यूज कर रहे हैं दैट इज नॉन डिस्टिल्ड बियर एंड वाइन। फिर हमने उसकी डिस्टिलेशन कर दी। डिस्टिलेशन करने के बाद हमने उसको एजिंग के लिए रखा गया, ब्लेंडिंग की, और ब्लेंडिंग के बाद जो प्रोडक्ट बना दैट इज विस्की, स्कॉच, ब्रांडी एंड रम। तो ये हैं आपके अल्कोहल्स। इनकी कंसंट्रेशन कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि क्या कंसंट्रेशन रहेगी, मतलब सबसे ज़्यादा अल्कोहलिक कंसंट्रेशन किस में होगी और सबसे कम किस में होगी। और इनके जो रॉ मटेरियल्स की बियर है उसका बार्ले या होप फ्लावर्स, वाइन है जिसमें ग्रेप जूस को यूज़ किया जाएगा, विस्की भी फ्रूट जूस से बनाई जाती है। ठीक है, रम है दैट इज फ्रॉम द मोलेसेस, और जो ब्रांडी है दैट इज फ्रॉम द सीरियल ग्रेन्स। ये हैं इनके रॉ मटेरियल्स। तो देखो बेवरेजेस के अंदर हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पढ़ा, देन हमने रॉ मटेरियल के बारे में, प्रोसेस के बारे में, और ये जो आपका एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है कि कैन यू रिकॉल द मेटाबॉलिक रिएक्शन, कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन यहाँ पे हो रही है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी या आपने 11th में भी पढ़ी थी, क्या आपको वो याद है? तो बेटा ये वो वाली रिएक्शन है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से उसको एसिड एल्डिहाइड में और एसिड एल्डिहाइड से इथेनॉल में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये था बेवरेजेस। नेक्स्ट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो क्या है? एंटीबायोटिक्स। आपको पता है एंटीबायोटिक्स को 20th सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट डिस्कवरी माना जाता है। जो एंटीबायोटिक्स हैं इनके बिना हम अपनी जो लाइफ है उसको इमेजिन नहीं कर सकते, तो इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब लिविंग, कि जो लिविंग्स के अगेंस्ट यूज किया जाए, और ये एक ग्रीक वर्ड है। ये जो आपका एंटीबायोटिक है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसमें एंटी का मतलब हो गया अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब हो गया लाइफ, कि ऐसे केमिकल्स जिनको लाइफ के अगेंस्ट यूज किया जाता है। लेकिन ये किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है? ये कहा गया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नॉट फॉर द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन के लिए तो क्या है भाई? ये प्रो लाइफ है। प्रो लाइफ का मतलब ये लाइफ ऐड करते हैं, किल करने के बजाय ये लाइफ ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक एक केमिकल है, ये एक केमिकल है और ये केमिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया गया है, और एक ऐसा केमिकल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया गया है, और ये केमिकल दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रिटार्ड करता है, ग्रोथ को किल करता है। ठीक है, इट किल माइक्रोब्स। ऐसा केमिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुआ है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को किल कर देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ ले कि भाई अगेंस्ट लाइफ बोला है तो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टेक्स्ट में बोला है। ह्यूमन के लिए क्या है बेटा? ये प्रो लाइफ। क्या है ये? प्रो लाइफ। एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी थी दैट वाज अ बाय चांस डिस्कवरी।
क्या थी? बाई चांस डिस्कवरी। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है, उसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो बाई चांस डिस्कवरी थी और वो पहला एंटीबायोटिक था दैट इज पेनिसिलियम। क्या था? पेनिसिलियम। और इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा था। उसने अपनी जो अनवॉश्ड जो पेट्री प्लेट्स हैं उनको साइड में रख दिया। कुछ समय के बाद देखा, मतलब वो उनको डिस्कार्ड करना भूल गया एक्चुअल में, और उसने देखा कि उन पेट्री प्लेट्स के अंदर एक ऐसे फंजाई ग्रो कर रखी है और जिधर जिधर वो फंजाई ग्रो की है उधर बैक्टीरिया की ग्रोथ खत्म हो गई, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रही। उन्होंने इस बारे में बड़े ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से सोचा कि ऐसा क्या हुआ, और पता लगा कि भाई उन्होंने ये जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो प्रोड्यूस हुआ था दैट वाज द पेनिसिलिन। ठीक है, और यहाँ से भाई ये एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर रही है ये फंजाई जिस केमिकल के कारण बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रुक गई। और वो फंजाई कौन सी थी? दैट वाज पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। कौन सी फंजाई थी? पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे क्या बना था? पहला एंटीबायोटिक। क्या था? पेनिसिलिन। क्या था? पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हालांकि इसका जो इफेक्टिव नेचर जो है कि भाई ये कैसे काम करेगा वो डिस्कवर किया था फ्लोरे और चेन ने। फ्लोरे और चेन, ठीक है, इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में उन्होंने डिस्कवर किया कि ये क्या काम कर सकता है। और फ्लोरे और चेन, ठीक है, फ्लोरे और चेन, इसके इफेक्टिव नेचर को बताया, यूज किया, और इस एंटीबायोटिक को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया गया। ठीक है, और फिर इन तीनों को, फ्लेमिंग को, फ्लोरे को, चेन को 1945 में आपका क्या मिला? नोबेल प्राइज। ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स हैं उनमें कुछ होते हैं यूबैक्टीरियल। यूबैक्टीरियल मतलब ट्रू बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बैसिलस स्पीसीज की, तो बैसिलस स्पीसीज में जो बैसिलस सबटिलिस है, बैसिलस सबटिलिस से 60 एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया गया है। फिर अगर हम बात करें रे फंजाई दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड एक्टिनोमाइसिस, इन दोनों से मोर देन 200 एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया गया है इनकी स्ट्रेन्स को यूज करते हुए। इकलौता जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस है उससे आपके 40 एंटीबायोटिक्स को, 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया गया है। फंजाई पेनिसिलियम की जो स्पीसीज है उससे अलग अलग एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया गया। एक तो हमने पढ़ ही लिया दैट इज पेनिसिलिन। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा डेडली डिजीज़ है, वूपिंग कफ, डायप्थीरिया, उनके अगेंस्ट भी क्या है? एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया गया और उन डेथ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को किल की गई। मतलब अगर ये एंटीबायोटिक्स नहीं होते तो लाइफ को अज्यूम करना बहुत मुश्किल होता। क्लोरामफेनिकोल, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पीसिलिन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंटीबायोटिक्स के। तो ये था एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जिसमें हमने पढ़ा बेवरेजेस और आपका एंटीबायोटिक्स। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, चाहे एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे उसकी डिस्कवरी हो, एग्जाम्पल्स हो, या आपका रॉ मटेरियल और जो अल्कोहलिक कंसंट्रेशन है बेवरेजेस का वो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम और माइक्रोब्स को एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कवर करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे बनते हैं ये देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।